और जूम करो। रेडी। चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत इस संकल्पना, इस योजना, अभ्युदय योजना में आप लोगों का, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर R.K. उपाध्याय इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़िया से आप लोग जो है चैट वगैरह ना देखकर बढ़िया से कंसंट्रेट करो आप, क्योंकि आज का टॉपिक जो है इतिहास का कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास ही नहीं, इसको आप कह लो कि बिल्कुल भारत का अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाए जिससे नेचर समझ में आए मॉडर्न इंडिया का, तो वो आज का टॉपिक है। यानी कि आज का टॉपिक आपको मिल गया होगा, उसका टाइटल जो है उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। और कल किसी ने कहा भी था कि राज्यों के लिए, तो राज्य का इसके बाद हम लोग करेंगे एक टॉपिक, एक वीडियो रहेगा बड़े राज्यों के लिए, तो उसके लिए अलग से हम लोग करेंगे। लेकिन आज हम लोग पहले देखना चाह रहे हैं कि 1600 से लेकर और 1947 तक एक लंबी यात्रा है जिसको 2 फोल्ड में करेंगे हम लोग, आज और कल मिला के इसको पूरा करेंगे। और आज हम लोग समझना चाह रहे हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है क्या, यानी कि कॉलोनियलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म, यानी कॉलोनियल सिस्टम और इंपीरियल सिस्टम ये क्या है। एम्पायर आप शुरू से पढ़ते रहे हो, एम्परर है, एम्पायर है, इंपीरियल है, इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद को समझने के लिए, उपनिवेशवाद वह ऐसी संकल्पना है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आधिपत्य स्थापित करके और उस देश की अपनी स्वतंत्रता खो जाती है और वो देश उसके अधीन हो जाता और वह साम्राज्यवादी देश अपने आवश्यकता के अनुसार उस देश में अपनी नीतियों को समय समय पर परिवर्तन करके संपन्न करता रहता है और शोषण करता रहता है, जो उपनिवेशवाद का मूल चरित्र है। अगर देखा जाए कि उपनिवेशवाद का मूल चरित्र क्या है, तो आर्थिक शोषण, आर्थिक संकल्पना ही है। आज भी आप देखोगे तो दुनिया में 9 साम्राज्यवाद चल रहा है। रुवांडा, बुरुंडी, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका में बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं। और वहाँ भी आप देखो तो ब्रिटेन जो है उनकी आर्थिक मदद करके और एक तरह से नियो इंपीरियलिज्म शुरू कर दिया, यानी कि नियो 9 साम्राज्यवाद चल रहा। जैसे 9 लेमार्कवाद, 9 डार्विनवाद, उसी तरह से 9 साम्राज्यवाद भी आज दुनिया में है, अपना रूप बदल कर। तो इसलिए पूरा अंग्रेजी नेचर ऑफ इंपीरियल सिस्टम को समझना है तो उपनिवेशवाद को समझना। कल हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश कंपनी के बारे में, फ्रेंच कंपनी के बारे में, फ्रांसीसी युद्ध के बारे में देखा था, एंग्लो फ्रेंच रिलेशन और एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में हम लोगों ने देखा कि ग्लोब में कहीं भी आप देखो फ्रांस और ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ रहा, या जहाँ जहाँ इनका उपनिवेश है वहाँ वहाँ उसका इम्पैक्ट पड़ रहा। और आपने देखा भी था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के वॉर ऑफ सक्सेशन से हुई, तीसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 7 ईयर्स वार से हुई, यानी कि घटना यूरोप की है, उसका प्रभाव भारत में पड़ रहा। तो आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है जिसको हम लोगों को समझना है। और उपनिवेशवाद का मेन जो नेचर होता है वो आर्थिक नीतियाँ, और उसी आर्थिक नीतियों के आसपास सारी नीतियाँ घूमती हैं। और ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है और कंसेप्चुअल ज़्यादा है। तथ्य भी खूब है इसमें, तथ्य से भी क्वेश्चन आता है लेकिन कंसेप्चुअल ज़्यादा है।
और पूरे आपके जो आप रटते हो जगह जगह पर, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली आप रटते हो, लेकिन उसको रटना नहीं पड़ेगा। इसी नीतियों के सहारे हम लोग उनकी नीतियों को पढ़ लेंगे। यानी कि आर्थिक नीतियों के ही चारों तरफ इन प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नीतियां घूमती हैं। जैसे आप अंग्रेजों का भारत में आप देखोगे तो इस टॉपिक का जो पूरा नाम है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सत्ता का पड़ने वाला प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, यानी कि ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव। इसको अगर देखा जाए तो ये उपनिवेशवाद को अगर एक तरह से अध्ययन किया जाए तो इसको हम लोग हाफ करके बांट लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि उपनिवेशवाद के कितने चरण हैं और कैसे इसकी शुरुआत की गई। तो आप देखोगे तो उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवाद को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कई चरणों में बांट लेंगे, कई फेजेस में बांटेंगे। और इसका जो पहला फेज है, जो पहले से आप देखोगे, तो यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर और ये जो है प्लासी तक रहेगा, यानी कि 1757 तक। ये प्लासी से पहले का चरण है। इसके बाद जो दूसरा इसका फेज है, यानी कि उपनिवेशवाद का जो पहला चरण है, वो आप देखोगे तो प्लासी से लेकर और ये जो है ये आपका रहेगा 1813 तक, यानी कि फ्रॉम प्लासी अप टू द सेकेंड चार्टर एक्ट। और जो इसका जो है नेक्स्ट चरण है वो है 1813 से लेकर और ये रहेगा 1858 तक, यानी कि ये इसका फर्स्ट फेज है। और लास्ट में आप देखोगे इसका तीसरा जो चरण है वो लास्ट वाला है, यानी कि 1858 से लेकर और 1947 तक, ये जो है। तो एक तो हम लोग इसका अवलोकन करेंगे और एक आप देखोगे कि ये जो चरण है ये उपनिवेशवाद का फर्स्ट चरण है। इसी को लोगों ने बांटा है ABC में। अब आप देखोगे कि इसको हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण या वणिकवाद का चरण, वणिकवाद, या इसको मर्केंटाइल फेज भी कहते हैं, इसको मर्केंटाइल फेज भी कहते हैं, मर्केंटाइल फेज। और ये जो है इंडस्ट्रियल फेज है, जिसको हम लोग मुक्त वाणिज्यिक, यानी कि मुक्त वाणिज्यिकवाद का चरण कहते हैं, या इसको मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं, या इसको औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। इसी से नेचर आपको पता चलता चला जाएगा। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का चरण कहते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का चरण। और जो लास्ट है वो फिनेंशियल है, यानी कि वित्तीय पूंजीवाद का चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वित्तीय पूंजीवाद का मतलब हो गया कि फिनेंशियल कैपिटलिज्म का चरण। अब आप देखो इससे नेचर पता चल रहा कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे, जितने भी वायसराय आएंगे, उनकी नीतियां किसके अनुसार गाइडेड हो रही हैं? इसी के अनुसार गाइडेड हो रही हैं। चाहे वो विलियम बेंटिंग हो, चाहे कॉर्नवालिस हो, चाहे लॉर्ड डलहौजी हो। अब आप देखो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके लिए बहुत बड़ा सुधारवादी दिख रहा है, लेकिन वो इस फेज में, इसलिए उसकी नीतियां किसके अनुसार गाइडेड होंगी? औद्योगिक पूंजीवाद के हिसाब से गाइडेड होंगी। यानी कि जो ब्रिटेन को आवश्यकता है, जो ब्रिटेन को आवश्यकता है, उस हिसाब से ब्रिटेन अपनी नीतियों को पूरा करवाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उसी के हिसाब से गवर्नर भेजे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से गवर्नर जनरल भेजे जा रहे हैं, जबकि हम लोग उसे रटते हैं। और यहाँ से आप देखो धन का निष्कासन शुरू हो जा रहा। यानी कि अगर ड्रेन थियरी को देखा जाए तो प्लासी के युद्ध से शुरू हो जाएगा।
क्योंकि प्लासी के युद्ध तक प्योर ट्रेडिंग कंपनी है। यानी कि अगर देखा जाए 1600 से लेकर और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका कैसी है, तो प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। यानी कि वो आ रहे हैं और सोना चांदी और बुलियन लेके आ रहे हैं और हमारा सामान खरीद रहे हैं, हमारा हैंडीक्राफ्ट उद्योग धंधा पुष्पित पल्लवित हो रहा है और उसको अपने मार्केट में ले जा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। वो व्यापार आप देखोगे हमारे पक्ष में है। इसलिए आप देखो जितना भी कारखाना खोला गया सारा इस फेज में रहा। यानी कि चाहे वो जहांगीर रहे हो, चाहे शाहजहां रहे हो, इवन बादशाह औरंगजेब भी रहा है, समर्थन दिया है और संरक्षण दिया है। यानी कि उनको प्रमोट किया है कि भाई आप ठीक है, व्यापारिक कोठी आप स्थापित करो। जैसे हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक तरह से कह लीजिए वहाँ माल रखना और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको ले जाना। तो यानी कि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ब्रिटिश उद्योग धंधे, यानी कि यहाँ की जो पॉलिसी है वो संरक्षण की है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देखो तो भारतीय शिल्प उद्योग धंधे जो है पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या आ रहा, सोना चांदी आ रहा, सोना चांदी भारतीय मार्केट में आ रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन। यानी कि अंग्रेज क्या लेके आ रहे हैं, बराबर बुलियन लेके आ रहे हैं। और हमारी सामग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रही है और हस्तशिल्प उद्योग धंधों का विकास हो रहा। यानी कि शिल्प उद्योग धंधों का विकास हो रहा, उद्योग धंधों का विकास हो रहा। आराम से इसको देखना, शिल्प उद्योग धंधों का विकास हो रहा। और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी एक जो है एक तरह से कह लीजिए पहचान स्थापित कर रहा। तो ये जो का चरण है, आप देखोगे कि थोड़े बहुत अगर प्रतिबंध को छोड़ दिया जाए, जैसे 1702 में 1720 में इंडियन कॉटन पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। लेकिन आप देखोगे तो प्लासी से पहले, यानी कि प्लासी से पहले आप देखो तो धन का निष्कासन नहीं हो रहा। यानी कि हमारा उनके मार्केट में हमारा सामान जा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप हमें लाभ मिल रहा। लेकिन सबसे बड़े मजे की बात है कि भारत में अब तक आपने देखा कि चाहे वो बादशाह रहा हो, चाहे वो सुल्तान रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन भारत को अपना क्या मान के चल रहा था, वतन मान के चल रहा था। चाहे वो शोषण करे, चाहे राजस्व की वसूली करे, चाहे वो भू राजस्व की जो है ज़्यादा दर ले, लेकिन लगाएगा कहाँ, इंडिया में ही लगाएगा। लेकिन अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने अपने कभी अपने वतन के रूप में इसे नहीं माना। इसलिए भारत का कभी वो आधुनिकीकरण कर ही नहीं सकते। जबकि अंग्रेज ये कहते हैं कि नहीं, हमने जो है एक वाइट मैन्स थियरी आएगी, वाइट मैन वर्जन। यानी कि जो कहते हैं ना कि हमने असभ्य को, जंगली को सभ्य बनाने के लिए यहाँ हमारा आगमन हुआ और इन्हें हम सभ्यता का पाठ पढ़ाने आए। ये वो मतलब लगाते हैं आरोप। जबकि दूसरी तरह से देखा जाए कि जब अंग्रेज छोड़ के गए भारत तो बिल्कुल बदहाल भारत था। इनके नीतियों के कारण, इनके स्थायी बंदोबस्त के कारण, इनके महलवाड़ी व्यवस्था के कारण, इनके रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण भारत को बिल्कुल उजाड़ कर इन्होंने रख दिया। और हमारा किसान जो है अपनी ज़मीन, यानी कि अपना ज़मीन छोड़कर और तरह तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। कहीं मजदूरी करने लगा, कहीं नक्सलाइट गतिविधियों को जो है संचालित करने लगा। आप देखो कि इसका दूरगामी परिणाम क्या निकला। जो नक्सलवाड़ी था वो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप 1967 में नक्सलवाड़ी से वो आंदोलन शुरू हो रहा है। और आज भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती दे रहा क्या, नक्सलवाद। तो उस कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जड़ें भी आप देखोगे कि कार्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त में छिपी हुई है। क्योंकि वहाँ से हमारा किसान क्या है, लैंडलेस हो जा रहा, भूमि विहीन हो जा रहा। तो रैयतवाड़ी यानी कि उस व्यवस्थाओं को अभी हम लोग देखेंगे
कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जो महालवाड़ी व्यवस्था है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन मेथड, रेवेन्यू कलेक्शन मेथड, यानी कि राजस्व वसूली की जो विभिन्न विधियां इन्होंने अप्लाई किया भारत में। अब जमींदारी शब्द कोई ऐसा नहीं है कि नया शब्द है, अमीर खुसरो ने उसका प्रयोग किया था, अकबर के समय में उसका प्रचलन हुआ। और जो है 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर डो ने पुस्तक प्रकाशित किया, जो है एक तरह से कह लीजिए कि उस पुस्तक में जो है जमींदारी का पूरा वर्णन मिलता है, जिसके कारण अलेक्जेंडर डो को भारत में जमींदारी व्यवस्था का जो है जनक माना जाता है। लेकिन अगर जमींदारी सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त का श्रेय दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो आप सोचो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कि बिल्कुल लास्ट तक उसको उजाड़ कर रख दिया। और अगर संपन्न कोई हुआ तो कौन हुआ? जमींदार वर्ग, जो बिचौलिया के रूप में था। तो ये चीज हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि यानी कि प्लासी से पहले धन का निष्कासन नहीं हुआ। ड्रेन थियरी, जो दादा भाई नौरोजी ने उस पर प्रकाश डाला, यानी कि धन के निष्कासन, यानी कि धन का निष्कासन कब हो रहा है? जब बंगाल पर इनका अधिकार हो जा रहा है और धीरे धीरे आप बंगाल के नवाब को जब ये कठपुतली के रूप में बना रहे हैं, तो कहीं कहीं 24 परगना को लूट रहे हैं, 24 परगना की जमींदारी मिल रही है, कहीं मिदनापुर, बर्धमान, चटगांव की जमींदारी मिल रही है इनको। और जब 1765 में जो है इलाहाबाद की संधियां हो जा रही हैं, तो वैधानिक तरीके से ये राजस्व के मालिक बन जा रहे हैं। और वहीं से रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कर दिया। यानी कि अगर ये चीज देखा जाए तो 1757 से लेकर 1813 तक अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी इनकी नीतियां दिखाई देंगी। और समस्त व्यवस्था को अगर देखा जाए तो इस चरण में अंग्रेजों की क्या पॉलिसी रही या अंग्रेज कैसे कैसे भारत में चलते रहे, तो आप इसको देखोगे कि इसका जो एक तरह से कह लीजिए कि इसके जो आर्थिक पक्ष रहे, इसके जो प्रशासनिक पक्ष रहे, इसके जो राजनीतिक नीतियां रहीं, इसकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां रहीं, जो भारत में इन्होंने सुधार किया, जो भारत में ये समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में ये समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन किस फेज में आ रहा है? इस फेज में आ रहा। इस फेज में आंदोलन नहीं आएगा। इस फेज में भी अपने आप को वो अलग कर लेंगे, बोलेंगे नहीं हम सुधार नहीं करेंगे। वो तो राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के कारण आप देखोगे थोड़े बहुत सुधार होंगे, नहीं तो मैक्सिमम सुधार किधर होंगे? औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में, क्योंकि इस फेज में औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। यानी कि 1500 आप देखो कि 1760-70 के दशक में, 50 के दशक में, यानी कि वही प्लासी और बक्सर के आसपास, यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। और जब औद्योगिक क्रांति हो जाएगी तो अब जाहिर सी बात है कि उद्योग धंधों का विकास होगा और उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अभी तो उन्हें राजस्व की आवश्यकता है। तो इस दौर में उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? यानी कि राजस्व की वसूली और सत्ता पर नियंत्रण। प्रशासनिक सुधार नहीं करेंगे, राजनीतिक सुधार भी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक सुधार इसलिए नहीं करेंगे कि वही मुगलों वाली व्यवस्था को थोड़े बहुत लागू रखेंगे और अपने हाथ में सत्ता लेने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। और करेंगे भी तो राजस्व पर नियंत्रण और युद्ध को अवॉइड करेंगे। युद्ध से कम बचना पड़े, युद्ध से तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि युद्ध रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और धन खर्च होगा। अभी इनको क्या चाहिए? अभी इनको ये करना है इस फेज में कि ये जो धन लेके आते थे ब्रिटेन से, बुलियन, जो सोना चांदी ले आते थे और हमारे सामान को खरीदते थे, अब इनको वो किरकरी लगी है कि कैसे हम ये सोना चांदी ले आना बंद कर दें। और वो इस फेज में दिखाई देने लगेगा जब धन का निष्कासन होगा। यानी कि हमारे ही राजस्व से हमारे ही वस्तु को खरीद कर और लंदन के मार्केट में ये पहुंचा रहे हैं।
और कम दाम पर खरीद रहे हैं और ज़्यादा दाम पर वहाँ बेच रहे हैं, तो उसका लाभांश भी हमें नहीं मिल रहा, यानी कि हमारा राजस्व भी गया और हमारा राजस्व से हमारी वस्तु को भी ले गए। तो ये क्या है? यही धन का निष्कासन है। इसी को हम लोग ड्रेन थियरी कहते हैं। जैसे ब्रेन ऑफ ड्रेन होता है, जैसे प्रतिभा का पलायन होता है, उसी तरह से धन का निष्कासन होता है। और इस फेज को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फेज में तो सोना चांदी आने लगा, और जब इस फेज में सोना चांदी आने लगा तो आपने देखा कि कहीं मछलीपट्टनम में खुल रहा, कहीं सूरत में कारखाना खुल रहा, फ्रांसीसियों को देखो पांडिचेरी में कारखाना खोल रहे हैं, उधर मॉरिशस माहे एनम में कारखाना खुल रहा। तो ये बादशाहों के द्वारा संरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि वो सोना चांदी वहां से लाते थे, बुलियन लाते थे और हमारा वस्तु खरीद कर अपने मार्केट में ले जाते थे और लाभ हमें मिलता था। क्योंकि बिना कोई प्रयास के हमारा माल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जा रहा है और घर बैठे हमें जो है फॉरेन करेंसी मिल रही है। और अगर घर बैठे हमें सोना चांदी और बुलियन मिल रहा और हमारा प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जा रहा है, यूरोप के मार्केट में जा रहा है, तो कोई भी बादशाह रहेगा वो संरक्षण देगा। तो इसलिए आप इस फेज को अवलोकन जरूर करना। इस फेज का जब आप अवलोकन करोगे तो जो सोना चांदी है ये लेके आ रहे हैं और हमें दे रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में अहमियत बढ़ रही। इन चीजों को हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना। और ये इनके आंखों में किरक रहा, किरकिरी बढ़ रहा। अब आप एक चीज और इमेजिन करो कि सोना चांदी ये खुद कहीं से ला रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि अगर जो है अमेरिका की क्रांति नहीं हुई होती, अमेरिका की खोज नहीं हुई होती, तो शायद ये इंडियन मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर पाते, क्योंकि सोना चांदी इनके पास था नहीं, बुलियन था नहीं। और जब अमेरिको वेस्पूची के नाम से उसका नाम अमेरिका पड़ा और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर लिया, यानी कि 1492 में, तो आप देखो 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया तो अमेरिका में सोना चांदी बटोरते थे जाकर। नहीं तो ये तो सस्टेन ही नहीं कर पाते हमारे मार्केट में, क्योंकि इनके पास तो बुलियन था नहीं, बुलियन लाएंगे कहाँ से? अब वहां से ये बुलियन उठाते थे और हमारे मार्केट में ले आते थे और हमारे सामान को अपने मार्केट में ले जाते थे। लेकिन ये तो इनके लिए बड़ा एक तरह से किरकिरी बढ़ गई कि कैसे हम अपने सोना चांदी को रोक लें और जो है भारतीय राजस्व पर कब्जा करें। तो वही कॉलोनियल फेज का पहला फेज है। अब आप देखो कि जितनी इनकी नीतियां हैं सब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, और इन तीनों को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो पूरी तरह हम पूरा समझ लेंगे इसको। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको समझना है। अब आप देखो कि इनकी जितनी भी नीतियां हैं, अगर देखा जाए कि जो इसका मेन काम क्या है, आर्थिक नीतियां, मेन जो इसका फंक्शन है आर्थिक नीतियां, और इसी के चारों तरफ घूमती हैं क्या, इनकी प्रशासनिक नीतियां, प्रशासनिक नीति, इनकी राजनीतिक नीति, राजनीतिक पॉलिसी, इनकी सामाजिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, और इनकी जो है सांस्कृतिक नीतियां। यानी कि जितने भी फेजेज हैं सब किसके आसपास घूम रहे हैं, आर्थिक नीतियां। और आर्थिक नीतियां किससे गाइडेड हो रही हैं, उपनिवेशवाद। यानी कि ये जो कॉलोनियलिज्म है इसको पूरी तरह हमें समझना है कि ये कॉलोनियलिज्म जो है, इसको अगर आप पूरा तरह से समझोगे कि कॉलोनियल जो सिस्टम है वो मेनली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इकोनॉमिक पॉलिसी के ही पेरीफेरी में सब पॉलिसी घूम रही है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल पॉलिसी हो, चाहे कल्चरल पॉलिसी हो, चाहे सोशल पॉलिसीज हो। कोई भी समाज सुधार होगा,
कोई भी सांस्कृतिक अगर आंदोलन चलेगा, कोई भी धर्म सुधार आंदोलन चलेगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडियन मार्केट। अगर उन्हें जरूरत है तो कच्चा माल जाएगा, अगर उन्हें जरूरत नहीं है तो कच्चा माल नहीं जाएगा। अब इसको हमें समझना है कि ये जो फेज है, इस फेज में आप देखोगे, इस फेज में एक तो कई युद्ध होंगे और इनके सहारे अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव को देखा जाए, बंगाल के पहले जो है गवर्नर हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आप देखोगे कि हॉलवेल आ जाएंगे बीच में, हॉलवेल आ जाएंगे। हॉलवेल के बाद आप देखोगे वेंसीटार्ट आ जाएंगे। वेंसीटार्ट के समय में ही आपका बक्सर की लड़ाई हो रही है। वेंसीटार्ट के बाद वेरलस्ट आ जाएंगे। वेरलस्ट के बाद कार्टियर आ जाएंगे। कार्टियर के बाद आपके आ जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, अब देखो आप हेस्टिंग्स आ जाएंगे। और वॉरेन हेस्टिंग, अब आप यहाँ देखो कि इतने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अगर व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 6 गवर्नर हैं बंगाल के। बंगाल के 6 गवर्नर हैं, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनेगा? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड ही लेड डाउन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। तो इस फेज में जितनी भी नीतियां हैं, आप देखो 13 तक हमें पहुंचना, 1813 तक, यानी कि आप देखो कि वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, बीच में मैकफर्सन आएगा, लेकिन मैकफर्सन 1 वर्ष के लिए रहता है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा, कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस के बाद फिर कौन आ जाएगा? वेलेजली आ जाएगा, वेलेजली आ जाएगा। और बीच में आप देखोगे सर जॉन शोर आएगा, जॉन शोर, जिसके बहुत कोई अचीवमेंट नहीं है। और इसके बाद आप देखोगे वेलेजली के बाद आ जाएगा, यानी कि बीच में एक वेल्लोर विद्रोह हो जाएगा, जॉर्ज बार्लो आएगा, जॉर्ज बार्लो। और इसके बाद आ जाएगा मिंटो फर्स्ट, मिंटो फर्स्ट आ जाएगा। और मिंटो फर्स्ट, यहाँ तक हमें चलना है। और मिंटो फर्स्ट आप देखोगे तो 1806 से लेकर और 1813 तक, और इसी मिंटो फर्स्ट के समय में आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अब आप देखो कि इसी के सहारे आप किसको पढ़ लोगे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मेजर जो हैं, मेजर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल रहता है, एक तो 1757 से 60 तक, और फिर इनका ये दूसरा कार्यकाल रहता है 1700 यानी कि 65 से लेकर और 67 तक। और फिर बीच में वेंसीटार्ट आ जाते हैं 1760 से लेकर 64 तक, इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध होता है। फिर वेरलस्ट आ जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बीच में आता है, फिर वेरलस्ट। और 1767 से लेकर और 69, और 69 से लेकर 72 तक आ जाते हैं कार्टियर। और फिर 1772 से लेकर और 1785 तक ये वॉरेन हेस्टिंग रहता है, जिसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। और फिर 1785 से लेकर 86 से लेकर बीच में मैकफर्सन आ जाएगा। और फिर आएंगे ये 93 तक, और 93 से लेकर 98 तक ये रहेगा जॉन शोर। और फिर आ जाएंगे वेलेजली 1805 तक, फिर ये 1806 तक रहेगा बार्लो।
बार्लो के समय में ही आता है। वहाँ एक विद्रोह होता है, बेल्लौर विद्रोह, जो तिलक लगाने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए होता है। इस तरह से धार्मिक आधार पर एक विद्रोह हो जाता है। अब आप देखो, आपको अगर पढ़ना है तो रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि क्लाइव के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वारेन हेस्टिंग के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कॉर्नवालिस किसके लिए जाना जाता है और मिंटो किसके लिए जाना जाता है, ये इतने आ जाएंगे गवर्नर। यानी कि बंगाल के गवर्नर भी हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल भी हैं। यहाँ आप देखोगे, यहाँ से बंगाल के गवर्नर जनरल की परंपरा शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर आ जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बिल्कुल आराम से समझना होगा, क्योंकि हम लोग एक्ट अलग से पढ़ेंगे। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब इस एक्ट को पढ़ेंगे। यहाँ हमें ये फोकस करना है कि जो आप रटते हो, रटना नहीं है, किस फेज में कौन है उसे देखना है। और इन जितने ये गवर्नर जनरल हैं, इनकी सारी नीतियां किसके अनुसार चलेंगी, उपनिवेशवाद के अनुसार सारी नीतियों का संचालन होगा। तो हमें उपनिवेशवाद के फर्स्ट फेज को समझना है कि ये जो उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण है, इसमें अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य है हमारे राजस्व पर कब्जा करना, हमारे यहाँ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, जिसमें सबसे पहले वो कामयाब हुए कहाँ, बंगाल में। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद आप देखो इनका पूरा फेज शुरू हो जाता है। यानी कि वैधानिक रूप से ये लूटपाट करने लगते हैं। और आप देखो कि जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार आता है, पहली बार रॉबर्ट क्लाइव स्वास्थ्य कारणों के कारण चला जाता है 1760 में, फिर हॉलवेल आता है, वही काल कोठरी वाला, जो काल कोठरी की घटना का बयान करता है, हॉलवेल, वो बीच में आता है कार्यकारी गवर्नर बनकर बंगाल का, और फिर वो चला जाता। फिर आता वेंसीटाट, और वेंसीटाट 4 वर्षों तक रहता है, और इसी के समय में होता है बक्सर की लड़ाई। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटाट। लेकिन जब इलाहाबाद की संधियां होती हैं तो फिर बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब आप सोचो कि रॉबर्ट क्लाइव कितना विजनरी व्यक्ति है कि अरकाट के घेरे से लेकर, यानी कि डुप्ले से राजनीति, और वो रॉबर्ट क्लाइव जो एक साधारण परिवार से था, जबकि डुप्ले एक संपन्न परिवार से था, शुरू से उसको बैकग्राउंड मिला था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को देखो आप कैसे इसका उद्भव हुआ, तो एक क्लर्क से इसका उद्भव हो रहा, जबकि डुप्ले आप देखो अधिकारी के पद पर था चंद्रनगर और पौंडीचेरी में, और बाद में गवर्नर बना, और डिप्लोमेटिक बहुत था, प्रशासनिक योग्यता भी बहुत थी डुप्ले में। बस डुप्ले में एक योग्यता थोड़ा कम थी कि ग्राउंड रियलिटी का नहीं था, मतलब युद्ध नहीं कर पाता था, जैसे सेना नायक के रूप में भूमिका उसकी नहीं थी। जबकि रॉबर्ट क्लाइव को आप देखो सेना नायक के रूप में, और खरीद फरोख्त सब कर लेता, धोखा धड़ी छल प्रपंच रोए रोए से निकलता रॉबर्ट क्लाइव के। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में डुअल गवर्नमेंट स्थापित करता है। यानी कि 1765 में आप देखोगे इलाहाबाद की संधियां होंगी, और 12 अगस्त को 1765 में शाह आलम सेकंड के साथ होंगी, और 16 अगस्त को जो है अवध के नवाब के साथ होंगी। अब आप सोचो कि 25 यानी कि 26 लाख का पेंशन देकर और दीवानी ले लिया शाह आलम सेकंड से, और अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर का कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेके शाह आलम सेकंड को दे दिया। मतलब आप सोचो भारत में ही ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, एक से लेके दूसरे को दे रहे हैं, और उससे 50 लाख का जुर्माना हर्जाना लगा के और उससे फिरौती की रकम ले लिए। यानी कि अवध के नवाब से 50 लाख का हर्जाना लगा दिए, यानी कि जुर्माना उसके ऊपर लगाए कि 50 लाख आपको देना है, क्योंकि आपने उस युद्ध में भाग लिया था जिससे हमारी इतनी धन जन की हानि हुई। और मीर कासिम कहीं सीन में है ही नहीं। आप देखो क्या स्थिति रही है, मीर कासिम सीन से गायब हो गया, उसके बाद फिर पता ही नहीं चला मीर कासिम कहाँ चला गया। तो इनकी जितनी भी नीतियां आ रही,
अब देखो इलाहाबाद की संधियां जो है वो किसके साथ हो रही हैं, तो EIC में कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से इनको क्या मिल जाती है, इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की जो पहली संधि होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी मिल जाती है। यानी कि निजामत ले लेंगे किससे, बंगाल के नवाब से, और दीवानी ले लेंगे किससे, यानी कि मुगल बादशाह से। अब बताइए, राजस्व वसूली का इनको अधिकार मिल गया। और 1765 से लेकर 1772 तक आप देखोगे तो बेशर्म लूटपाट का दौर शुरू होता है, जिसको जो है पर्सिवल स्पीयर महोदय कहते हैं कि ये बेशर्म लूटपाट का दौर है। और KM पडिक्कर महोदय कहते हैं कि ये तो लूटा हुआ स्पॉन्सर्ड स्टेट है, लूटा हुआ राज्य है बंगाल। अब आप देखो कि क्या स्थिति होती है। और 1770 में अकाल पड़ता है बंगाल में, अकाल से भी ये ग्रस्त हो गए पूरी तरह। और उसके बाद ठेके पर जो लगान की व्यवस्था वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया पंचवर्षीय, वो भी आप देखो कितना तकलीफ दी किसानों को। और उसके बाद वो सिस्टम 1 वर्षीय हुआ, फिर 10 वर्षीय हुआ जानसोर के प्रयासों से, और 1793 में उसको स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब आप सोचो कि स्थायी बंदोबस्त का कितना दूरगामी प्रभाव पड़ा, कि उससे एक जमींदार वर्ग इनको मिल गया जो गाड़े औसाने में इनका साथ देगा, क्योंकि सारा मालिकाना हक इन्होंने किसको दे दिया था, जमींदार को दे दिया था, और उसको वंशानुगत भी बना दिया था, और वो किसान को बेदखल भी कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक सनसेट लॉ आया कि अगर पर्टिकुलर एक निश्चित दिन में सूर्यास्त से पहले अगर ये पूरा राशि जमा नहीं करेंगे तो जमींदार को भी वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि आप सोचो, जमीन का मालिक कोई नहीं रह गया। सबसे ज्यादा उस व्यवस्था में लाभ कमा रहा बिचौलिया, यानी कि जो नवीन सृजित जमींदार है वो माला माल हो रहा, और किसान बेचारा लैंडलेस हो गया। और जब ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि अकाल पड़ा तो जाहिर सी बात है लैंड रेवेन्यू आएगा नहीं, और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो किसान अपना भूभाग ही छोड़ के चला जाएगा और कहीं जाके मजदूरी वगैरह करेगा, या शहरी मजदूर बन जाएगा, या नक्सलवाड़ी एरिया में कहीं जाकर आप देखो वही व्यवस्था बाद में कितना बड़ा असंतोष का रूप ली कि नक्सलवाद को पैदा कर दी। तो ये असंतोष का परिणाम है। उसके बैकग्राउंड में आप जाओगे तो परमानेंट सेटलमेंट कहीं ना कहीं मिलेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप देखो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखो आप, भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस कोड भी इसने चलाया, सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया इसने, पृथक्करण का सिद्धांत ले आया, यानी कि जो कलेक्टर था उसको पद अलग कर दिया, जो है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद यानी कि अलग कर दिया गया, वहां सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप देखो ये सारे सुधार किसके द्वारा हो रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब एक चीज आप देखो कि इस दौर में आप जब अध्ययन करोगे वारेन हेस्टिंग को और कॉर्नवालिस और रॉबर्ट क्लाइव को, तब आपको पता चलेगा कि उपनिवेशवाद का पहला चरण मुख्य उद्देश्य उसका क्या है। उपनिवेशवाद के पहले चरण में सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो सोना चांदी हम ले आ रहे थे वो अब नहीं ले आएंगे, यानी कि भारतीय राजस्व से ही इनका सामान खरीदेंगे, जो यहाँ लूटा हुआ सामान, यानी कि जो लूटा हुआ राजस्व है, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ये, उसी से वस्तु में निवेश करेंगे और उसको जो है इंग्लैंड ले जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में अब उद्योग धंधों का धीरे धीरे विकास हो रहा। तो आप सोचो कि धीरे धीरे धन का निष्कासन शुरू हो गया और अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे, जबकि युद्धों का भी सामना करना पड़ रहा है। आप देखो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि अगर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखा जाए तो वेरलिस्ट के समय में हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ,
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखा जाए तो कॉर्नवालिस के समय में हुआ, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ। जबकि वहां का सख्त निर्देश रहता क्या, इस समय युद्ध आप कम करें, साम्राज्य विस्तार कम करें इस समय, और राजस्व पर ध्यान दें, सत्ता को नियंत्रित करने का ध्यान दें, क्योंकि हमें जिम्मेदारी अभी नहीं बढ़ाना है। आप देखो द्वैत शासन व्यवस्था जो 1765 से शुरू हुई, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने उसको खत्म किया। वहां से वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले रहा वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि निजामत और दीवानी दोनों ले लिया, जब देखा कि उनके पास पूरा ब्यूरोक्रेट्स आ गया। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, यानी कि पावर दे दिया गया, अन्य प्रेसिडेंसियों पर भी उसको अधीक्षण का पावर दे दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट से ही बना क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर आ जाए तो वॉरेन हेस्टिंग लगाएंगे, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आ जाए तो आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज नॉट ओनली द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल before regulating, but he also become as the first governor general of Bengal after regulating। और उसी से आप देखो कि जो चार्टर ऑफ जस्टिस है, मार्च 1774 में चार्टर ऑफ जस्टिस के तहत बंगाल में यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और एलिजा इम्पे, लेमेस्टर, चाइल्ड और जो हाइड और लिमेस्टर और कह लीजिए कि जो है ये चैम्बर्स, यानी कि 3+1 की साइज में जज बने एलिजा इम्पे। तो आप देखो कि वॉरेन हेस्टिंग का जब आप अवलोकन करोगे तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में एक तो आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा। 1775 से लेकर 1782 तक आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सालबाई के संधि से उसकी समाप्ति हुई। तो अवॉइड करते करते आप देखो कितने युद्ध हो रहे हैं। और मैसूर के साथ जो भिड़ंत हुई, क्योंकि मैसूर जो है टीपू सुल्तान को आप देखो अंतर्राष्ट्रीय जगत से कनेक्ट कर रहा अपने को, तो इनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट कर देता वो। तो इसलिए टीपू सुल्तान को सबक सिखाना जरूरी था। इसलिए देखो आप उसके लिए कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि टीपू सुल्तान को 1799 में समाप्त ही कर दिया लॉर्ड वेलेस्ली ने। और श्रीरंगपट्टनम की जब संधि होती है तो आधा अधमरा हो जाता है टीपू सुल्तान, यानी कि कॉर्नवालिस के समय में। तो पूरी की पूरी नीतियों का हमें पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए तो जितनी भी नीतियां हैं, मेन कौन सी नीति है, आर्थिक नीति। यानी कि राजस्व पर मेन चीज क्या है कि इनको फोकस करना है कि राजस्व पर हमें कब्जा करना है। तो अगर यहां से उठाया जाए कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा जाए, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में महत्वपूर्ण घटना आपने देख लिया कि प्लासी का युद्ध, और उसके बाद प्लासी का जब युद्ध हुआ तो मीर जाफर को इन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया, और मीर जाफर ने वादे के अनुसार खूब धन दिया, जिसको हम लोग बंगाल की पहली क्रांति कहते हैं। और फिर मीर जाफर जब नहीं पूरा अदा कर पाया तो उसको हटाकर मीर कासिम को बैठाना, और जब मीर कासिम को बैठाते हैं तो वादे के अनुसार वो भी धन दिया खूब, लेकिन वो यूरोपीय तर्ज पर आर्मी वगैरह संगठित करने लगा, इसलिए बाद में वो उसको भी हटा दिया गया। मीर कासिम योग्यता उसके पतन का कारण बनी। तो रॉबर्ट क्लाइव चला गया। वेंसी टॉर्ट के समय में प्लासी के युद्ध हो गया, बक्सर के युद्ध हो गए, और जब बक्सर के युद्ध हो गए इसके बाद इलाहाबाद की संधियां हुई, फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाना पड़ा। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में हमें एक चीज ध्यान रखना है कि दोहरा भत्ता जो मिल रहा था सैनिकों को, वो दोहरा भत्ता जब इन्होंने समाप्त कर दिया तो उसको लेकर व्हाइट म्यूटनी हुई, यानी कि श्वेत क्रांति हुई रॉबर्ट क्लाइव के समय में, जब दूसरी बार ये आता है। और रॉबर्ट क्लाइव के ही समय में दीवानी और निजामत को लेकर दो व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, जिसको हम लोग डायरकी कहते हैं।
यानी कि हु वाज फाउंडर ऑफ डायरकी इन इंडिया, तो रॉबर्ट क्लाइव लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डायरकी इन इंडिया। यानी कि डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन, यानी कि दीवानी के अंतर्गत राजस्व की वसूली कौन करेगा और शासन प्रशासन कौन करेगा निजामत के अंतर्गत। तो अब देखो, राजस्व की वसूली ये भारतीयों से करवा रहे हैं और शासन प्रशासन खुद एक तरह से ले रहे हैं। तो ये डुअल जो गवर्नमेंट थी, जिसे आप अंततः देखोगे कि बदनाम हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि ये व्यवस्था अंततः कारगर सिद्ध नहीं होती और इस द्वैध शासन को खत्म कर देता आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग। तो दीवानी और निजामत को लेकर जो डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया, उस डायरकी के लिए जाना जाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद जब इन्होंने प्रतिबंध वगैरह लगा दिया निजी व्यापार वगैरह पर, तो कंपनी के गुमास्तों, कंपनी को, ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा लॉस हुआ, तब इन्होंने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किया था। यानी कि सोसाइटी फॉर ट्रेड की जो स्थापना किया इन्होंने 1765 में, उसमें नमक, सुपारी और तंबाकू पर एक अधिकार उनको दिया गया था। तो इस तरह का भी एक क्रिएशन, एक वर्क्स आता है जिसको हम लोग जोड़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो रॉबर्ट क्लाइव किसके लिए फेमस है? तो इलाहाबाद की संधियों के लिए फेमस है, द्वैध शासन के लिए फेमस है, सोसाइटी फॉर ट्रेड के लिए फेमस है और दोहरे भत्ते को समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है और रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद फिर आता है वेरलस्ट। और वेरलस्ट के ही समय में आप देखोगे तो 67 से 69 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार किसके समय में होता? वेरलस्ट के समय में, और हैदर अली बनाम EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में होता है। और बाद में मद्रास की संधि हो जाती है 1769 में, और मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसके बाद आप देखोगे तो कार्टियर का समय आया। कार्टियर के समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग का समय आता है। और वॉरेन हेस्टिंग को एक चीज दिमाग में आपको रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर है और यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बनेगा। यानी कि अन्य प्रेसिडेंसियों पर इसको अधीक्षण का अधिकार मिल जाएगा कुछ मामलों। और यही से आप देखोगे कि न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत होती है भारत में। यानी कि हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, तो वॉरेन हेस्टिंग। आप एक तरह से देखोगे कि जो पद है, जो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट है भारत में, जिसके पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने एलिजा इम्पे और 3 अन्य जजेस बने। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उस व्यवस्था का सूत्रपात इन्होंने किया और उसके बाद द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। और जब द्वैध शासन को समाप्त किया 72 में, तो इन्होंने फिर पंचवर्षीय योजना, ऊंची बोली बोलने वाले को बिचौलिया बना के पंचवर्षीय योजना शुरू कर दिया। यानी कि पंचसाला करके एक शुरू किया इन्होंने। लेकिन बाद में क्या है कि वो व्यवस्था जब फेल्योर कर गई, तब इन्होंने हर साला करके उसको शुरू कर दिया। लेकिन फिर जो है 1777 में एक तरह से जॉन शोर के प्रयासों से उसको 10 वर्ष का किया जाना था। रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष से सर जॉन शोर। और यानी कि इस समय को लेकर कार्नवालिस और जॉन शोर में एक तरह से विवाद हो गया। तो जॉन शोर का मानना ये था कि इसको 10 वर्ष के लिए किया जाए, लेकिन कार्नवालिस का मानना क्या था कि इसको जो है स्थायी बंदोबस्त के रूप में किया जाए। फिर लॉर्ड कार्नवालिस का आता है क्या? स्थायी बंदोबस्त। यानी कि इस सिस्टम का जो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसका जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो राजस्व वसूली की विभिन्न पद्धतियां, जिसके माध्यम से इन्होंने पूरे भारत का शोषण किया। यानी कि अगर एक तरह से कहा जाए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों का, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का शोषण इन्होंने जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से किया और दक्षिण भारत का शोषण इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से किया और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र का शोषण इन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से किया।
तो जमींदारी व्यवस्था का अगर फादर देखा जाए भारत में, अब आप एक और देखो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब आता तब भी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल रहता। और 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आता तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अब हम भारत के आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। अब आप देखो कितना खूबसूरत है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि निदेशक मंडल कंट्रोल होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हैं, 6 आयुक्तों की एक परिषद है, और ये नियंत्रक मंडल कहाँ स्थापित हो रहा? लंदन में। और उसको वेतन कहाँ से मिल रहा? भारतीय राजकोष से। तो ये भी तो धन का निष्कासन हुआ। यानी कि जो गवर्नर जनरल और ब्यूरोक्रेट्स के वेतन भत्ते और पेंशन जा रही है, वो भी भारत से जा रही है, क्योंकि वो केवल वही आते थे, उनके बाल बच्चे तो सब वहाँ रहते थे, मकान तो बना लंदन में, इसको अपना वतन तो कभी माना नहीं उन्होंने। तो इसका मतलब कि ड्रेन थियरी क्या है? प्लासी से शुरू हो जा रही है पूरी तरह। और दादा भाई नौरोजी इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कब? 1867 में, यानी कि इंग्लैंड डेफ्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द मीन्स एंड वांट्स ऑफ इंडिया। फिर आरसी दत्त ने 1901 में जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका विश्लेषण किया, गोखले ने किया, राणा डे ने किया। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम निकाला, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाला या आर्थिक विश्लेषण किया या अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का पहली बार विश्लेषण किया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लंदन में उन्होंने इसके विश्लेषण की शुरुआत किया, और पंपलेट का नाम क्या था? इंग्लैंड डेफ्ट्स टू इंडिया, 1867। यानी कि आप सोचो कि वो वित्तीय चरण, 1867 का मतलब वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। जब वो रेलवे वगैरह का विकास करने लगे तो उस समय आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया गया कि इनके आर्थिक नीतियों के कारण ही भारत की बदहाली हुई। इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा 68 में, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो भारत में ब्रिटेन का रूल हो रहा है वो अन ब्रिटिश है, वो किसी भी तरह से जो है तर्कसंगत आधार पे नहीं। यानी कि इनके द्वारा जो लूटपाट की गई वही इसके आर्थिक बदहाली का बहुत बड़ा कारण बनी। तो वॉरेन हेस्टिंग को हम अच्छी तरह से आपको पढ़ना कि वॉरेन हेस्टिंग किसके लिए जाना जाता, उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है। वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही देखो आप, 1773 में बनारस की संधि हो जाती है, और 1775 में फैजाबाद की संधि हो जाती है। और 1773 में जो बनारस की संधि होती है उससे जो है अवध के नवाब को रुहेलखंड का हिस्सा मिल जाता है। वो मीरानपुर कटरा की लड़ाई होती है 1774 में, जिसमें आप सोचो कि 20,000 रुहेले निर्वासित कर दिए जाते हैं देश से। तो बनारस की संधि और फैजाबाद की संधि, और फैजाबाद की संधि से इन्होंने क्या किया? अवध में एंट्री मारा, यानी कि अवध के धन दौलत को रक्षा करने की गारंटी दिया। और बाद में आप देखो कि जो नंद कुमार रहता, मुर्शिदाबाद का दीवान, इनके समय की एक न्यायिक हत्या बताई जाती है कि वॉरेन हेस्टिंग ने नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया। और नंद कुमार का एक आरोप क्या था कि इन्होंने 3.5 लाख रुपए, यानी कि उन मीर जाफर के विधवा मुन्नी बेगम से इन्होंने 3.5 लाख रुपए ले लिया, और वो आरोप लगवाया। उसके बाद इन्होंने जो है एलिजा इम्पे से कहलवा कर और 1775 में नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया, जो पहला एक तरह से जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, यानी कि न्यायिक हत्या मानी जाती है नंद कुमार की फांसी 1775। और बाद में आप देखो कि वॉरेन हेस्टिंग पर जब वो जाता है लंदन में तो इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं। हालांकि 95 में वो बरी हो जाता है मुकदमों से, यानी कि 1795 में, लेकिन 22 इसके ऊपर महाभियोग के मुकदमे चलाए जाते हैं। और ये स्थिति, यानी कि कितना लूटपाट किया,
लेकिन मुकदमा किस आधार पर चलाया जा रहा? क्योंकि ये दौलत ले गया, उनको नहीं दिया, ब्रिटिश संसद को नहीं दिया, इस आधार पर मुकदमा चल रहा है। रॉबर्ट क्लाइव का हश्र देखो आप, इसके ऊपर भी ट्रायल चला और लास्ट में इसने आत्महत्या कर लिया। डुप्ले की स्थिति देखो आप, उसके ऊपर भी चला। यानी कि आप देखो कि मानवीयता से परे होकर, यानी कि उपनिवेश का मूल आधार क्या है? शोषण करना वहां की जनता का। यानी कि ये भेजे ही जाते थे इसीलिए कि आपको आवश्यकता की पूर्ति करना है ब्रिटेन की। यानी कि शासन करने वाला देश, शासन करने वाला यहां नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं एब्सेंटी सॉवरेंटी, यानी कि ऐसी संप्रभुता जो उस देश में न रहती हो, यानी कि एब्सेंटी सॉवरेंटी, एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप। सॉवरेंटी कहाँ है? ब्रिटेन में, और शोषण कहाँ हो रहा? भारत में। तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनियल सिस्टम को बिल्कुल समझना है। नहीं तो आप लिखते समय ये लिख दोगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधार भारत के हित में रहे। भाई वो सती प्रथा और ठगी प्रथा को क्यों समाप्त करेगा? क्योंकि उसको निर्देश मिला है कि हमें इंटीग्रेटेड मार्केट बनाना है, हमें एक छोर से दूसरे छोर बेहतर उपभोक्ता पैदा करना है, हमें भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक आधिपत्य करना है। इसीलिए डलहौजी की नीतियां देखो आप, डलहौजी ने तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो डलहौजी की नीतियों को पढ़ने से पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नीतियों को पढ़ने से पहले सेकेंड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म को पढ़ना जरूरी है, जो औद्योगिक पूंजीवाद की बात करता है। धन का निष्कासन यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां के बाद आप देखोगे बेहतरीन तरीके से शोषण होगा, क्योंकि वायसराय की सत्ता आ जाएगी। यहां तो गवर्नर जनरल हैं, यहां तो वायसराय आ जाएगा, फेज में गवर्नर जनरल आएगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल आएगा, और फिर यहां से देखो आप वायसराय की सत्ता शुरू हो जाएगी, ब्रिटिश भारत। यहां आप देखोगे तो ब्रिटिश भारत का जन्म हो जाएगा इस फेज में। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में अगर देखा जाए तो बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि, इस तरह से हमें इस फेज के सहारे इनको पढ़ना कि इनकी नीतियां किसके तरह गाइडेड हो रही हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण के अनुसार। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 फेजेस हैं, इनको पहली बार किसने कंसीव किया, यानी कि किसने दिया? तो इस चीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि पहली बार अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने 2 फेजेस की बात किया। एक वणिकवाद और औद्योगिक पूंजीवाद की बात कार्ल मार्क्स भी किया करता था। बाद में लेनिन ने उसमें फिनेंशियल फेज जोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो मार्क्सवादी विचारक थे, आरपी दत्त, यानी कि रजनी पाम दत्त के द्वारा टुडे इंडिया में, इंडिया टुडे में जो है, ये पूरे 3 फेजेस का वर्णन किया जाता है। कभी भी आ जाए कि उपनिवेशवाद के तीनों चरणों का पहली बार प्रकाश डालने वाला कौन था, तो आरपी दत्त, इंडिया टुडे। बाद में आप देखोगे बिपिन चंद्रा ने भी इसी पर फोकस किया पूरा। तो आरपी दत्त के द्वारा किया गया। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया कि इसको 4 चरणों में कौन बांटता है? बीच में एक फ्री ट्रेड करके है, तो वो आरसी दत्त एक फेज और बीच में निकालते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो बहुत बारीकी से कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन आया कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक कौन लिखी गई? तो दादा भाई नौरोजी की लिखी गई, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? तो आरसी दत्त ने लिखा 1901 में। Who wrote economic history of India? That's the answer was R.C. Dutt. But who wrote first of all on the economic condition of India? That's your answer is दादा भाई नौरोजी। तो माइन्यूट हमें ऑब्जर्वेशन करना, उसको बिल्कुल एकदम बारीकी से दिमाग में रखना। तो पहला जो चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद का, इसमें आप देखोगे तो जो सोना चांदी बुलियन आ रहा था वो रुक गया।
और यही वो चाह रहे थे कि भारतीय धन से भारतीय वस्तुओं का निवेश करके इसे लंदन पहुंचाया जाए। तो वो ड्रेन थियरी ही तो है। कभी भी आ जाए कि ड्रेन थियरी किसे कहते हैं, तो वह धन जो जा तो रहा है लेकिन उसके बदले में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि एक तरफा निर्यात है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेन थियरी। यानी कि वन साइडेड एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट तो है ही नहीं है, उसके बदले में न तो जिम्मेदारी है कोई और न तो जो है वो उसके प्रतितुल्य कोई वाणिज्यिक लाभ है। तो ऐसे निष्कासन को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिस पर दादा भाई नौरोजी पहली बार प्रकाश डालेंगे 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मंच से। तो पूरी तरह अपने दिमाग में पूरा यहाँ से लेके प्लासी से लेके आज़ादी तक ये तीनों सिस्टम के अनुसार इन नीतियों को पढ़ना। ऐसे लिखोगे आप अगर मेंस में कभी कल एक बच्चे ने कहा था कि भाई मेंस का आप थोड़ा सा सेटअप बताया करो, तो मेंस ही पढ़ा रहे हैं, प्री मेंस। आप देखो मेंस का खूबसूरत चरण है ये। मेंस में कभी भी आए उठा के लिख डालो आप, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिख डालो, इनके विभिन्न चरण क्या है इसके अनुसार आप लिखते चले जाओ। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये जितने भी गवर्नर जनरल आ रहे हैं वो किस दौर में आ रहे हैं, वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर में आ रहे हैं। यहाँ इन्हीं की नीतियां बदल जाएंगी। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप देखो, वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर में हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को कितना ग्लोरीफाइड ये कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि जो है विलियम जोन्स के द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी गई, वो भी वॉरेन हेस्टिंग का समय था। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की जा रही है, उसको आप देखो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की जा रही है उसमें हमारे साहित्य की कितनी प्रशंसा की जा रही है कि भारतीय समाज कितना गौरवशाली है। वो किसके कारण हो रही है? इस चरण के कारण हो रही है, क्योंकि अभी हमें मार्केट में, अभी हमें इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं बनाना है, अभी हमें बेहतर उपभोक्ता नहीं लेना है, क्योंकि अभी तो हम मार्केट में ले जा रहे हैं अपना। लेकिन यही प्राच्यवादी आप देखो जब यहां आएंगे तो आप देखो आंग्ल प्राच्य विवाद हो जाएगा और ये कहेंगे यहां पर क्या, यानी कि औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में उन्हीं की परिभाषा बदल जाएगी। यानी कि कहेंगे क्या, भारतीय समाज पतनशील है। भारत की जो साहित्य है यानी कि अरबी फारसी और ये साहित्य की वो निंदा करेंगे, कहेंगे मर्डा सन है। ऑल लैंग्वेजेज आर डाइंग लैंग्वेजेज एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो यहां बदल गया इनका फेस। यानी कि यहां इनको क्या चाहिए, यानी कि रूप रंग आकार में भारतीय चाहिए, मानसिकता में अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं। यानी कि ब्राउन इंग्लिश मैन ये पैदा करना चाह रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग के पूरे नीतियों को ध्यान रखना है यहाँ पर। जितने वॉरेन हेस्टिंग की जितनी भी नीतियां, तो एक तो आप देखे होंगे कि जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, वो जो है मंगलोर की संधि से उसको समाप्त किया गया। इसके बाद आप देखो कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने बताया अभी कि कॉर्नवालिस वाज फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज, कॉर्नवालिस वाज फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त का जनक रहा, पुलिस सेवा का जनक रहा, सिविल सर्विस